स्क्वायर की जगह अगर x रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो मतलब होता है इसका, है ना। क्लियर होना चाहिए, क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो बहस नहीं करनी है लेकिन कि सर यहाँ पैकेज में बाई क्वाड्रेटिक लिखा है इसको, है ना। तो ठीक है, टर्म है गलत, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन फिर भी यूज तो करते ही हैं। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देंगे, है ना, इस वाले पेज पे हल्का सा टाइम देना है हमको कि अब वो जो हमने y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a नॉन जीरो है, इसको प्लॉट किया जाए, ग्राफ बनाया जाए इसका। अगर a जीरो था तब तो स्ट्रेट लाइन बननी है, अगर a नॉन जीरो है तो ग्राफ बनाया जाए अगर इसका y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी सी के अकॉर्डिंगली ये 6 ग्राफ बनते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यही पढ़ना है सारा, है ना, ये जो ग्राफ, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्राफ हैं। लेकिन सबसे शुरू में भी आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है ना, केवल आइडिया। तो एक एक करके टाइम देके कर रहे हैं इस पे। तो हमको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है। हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला पढ़ा है, और 4 तरीके की इक्वेशन पढ़ी है। कौन सी? एक होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है ना। और कुछ शिफ्टेड पैराबोला भी होते हैं, मतलब जब ऐसे करते हैं कि पैराबोला को उठा के कहीं और ले जाओ, है ना, वर्टेक्स कहीं और ले जाएं, तो इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। ये कौन सा पैराबोला है, किसी को पता है? ये अब तुम्हारी वो जो तुमने पैराबोला पढ़ा हुआ है केवल उससे, है ना, अभी तुम्हारे क्वाड्रेटिक में ये नहीं पढ़ा होगा, पैराबोला में पढ़ा होगा। तो ये कौन सा पैराबोला है, ये कैसा बनेगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। सबसे पहले तो खाली यही बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा पैराबोला होता है? याद करो, 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला चैप्टर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला कैसा होता है? पहले बता दो कि ये याद है सबको कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़ा था कभी? याद है? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला जो पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, और ओरिजिन पे वर्टेक्स होता है उसका, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ओरिजिन पे वर्टेक्स होता है, ओपनिंग अपवर्ड बनता है पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो जाए तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है और वर्टेक्स कहीं पे ओरिजिन पे होता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है ना, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तुम गौर से देखो तो बिल्कुल ऐसा सही लिखा हुआ है, बस x की जगह x माइनस एच लिखा है, y की जगह y माइनस के लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाते तो बस अंतर क्या आता? अंतर आता कि बनेगा तो ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड ही, डिपेंडिंग अपॉन a, है ना। जैसे a की वैल्यू प्लस में मतलब प्लस वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेकिन उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं होगा बस। तो वर्टेक्स h कॉमा k पे डिपेंड करेगा कि ये h और k क्या लिखे हुए हैं। अगर मैं बोलता बताओ ये वाला पैराबोला बनाओ कैसा बनेगा, है ना, याद कर लो इसको, वैसे याद नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y, जैसे ये वाला बोल देता मैं पैराबोला बनाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से रिजेंबल कर रहा है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है इसका। वर्टेक्स क्या है? x के साथ जो लिखा है और y माइनस 0, y के साथ 0 लिखा है, तो y के साथ जो लिखा है, तो ये 1 और ये 0, तो 1,0 पे है इसका वर्टेक्स और ओपनिंग अपवर्ड है, तो ऐसा पैराबोला बनेगा, है ना, है ना। तो ऐसा पैराबोला बनना है। तो अगर एच के टर्म्स में बात करें इसकी, तो इस पैराबोला की ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा?
एच कॉमा के पे, एच कॉमा के पे वर्टेक्स होगा और ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। अब एच कॉमा के कहां पे लाई कर रहा है वो डिपेंड करेगा। जैसे ये एच कॉमा के है अगर, तो ओपनिंग अपवर्ड बनना है तो ऐसा बन जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ खुल जाएगा ओपनिंग अपवर्ड एच कॉमा के पे। अगर एच कॉमा के मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फिर अपवर्ड बन जाएगा ऐसा। तो वो एच कॉमा के पे डिपेंड करेगा कि एच कॉमा के कहां पे लाई कर रहा है, क्या क्या वैल्यूज हैं एच के की, तो बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। तो ए, अब ऐसा बोल देते हैं कि ये जो ए है अगर पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और अगर ए नेगेटिव होगा मतलब फिर उससे रिजेंबल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। अगर ए इसमें माइनस में डाल दूं मैं इस वाली इक्वेशन में, तो फिर वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो एच के पे डिपेंड करेगा लेकिन बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि वो जो लीडिंग टर्म है ये वाला, ये ना ये नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अब इतनी बात क्यों समझ रहे हैं हम? इतनी बात इसलिए समझ रहे हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल है ना, ये यही वाला पॉलिनोमियल है, बस ढंग दूसरा है लिखने का, है ना। ये हमारा ढंग दूसरा है लिखने का, बस ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे को। देखो इसको खोल के देखो, इस वाले को, ये जो मैंने लिखा है ना x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के, इसको एक्सपेंड करोगे तो LHS में कौन कौन से टर्म्स आएंगे? एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, x वाला टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा, और राइट साइड में y वाला टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म को साथ में ले लो तो y इक्वल टू x में क्वाड्रेटिक टाइप की ही बनेगी, है ना। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का ही बनेगा। तो मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है इसको, है ना, कि x वाला होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। अब कैसे करेंगे वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी हमको बस इतनी चीज चमकनी चाहिए या इतनी चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, दोनों सेम चीज है ना, कि एक दूसरे में इंटरचेंज, मतलब अगर मैं एक्सपेंड करके लिख दूं इसको तो यही बन जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ग्राफ तो सेम बनेगा, ऐसा वाला ही ग्राफ बनने वाला है। तो ऐसा वाला ग्राफ मतलब या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ, है ना। अब हम इसको बीच में नहीं लाएंगे, इसको बीच में मेरे को नहीं लाना है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया। इसको बीच में नहीं लाना है हमको, बस y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मतलब है। अगर a नॉन जीरो है तो ग्राफ इसका या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। पहली बात क्लियर हुई कि ओपनिंग डाउनवर्ड और ओपनिंग अपवर्ड। कब ओपनिंग डाउनवर्ड और कब ओपनिंग अपवर्ड, ये डिपेंड करेगा लीडिंग कोफिशिएंट पे। किसको बोला था मैंने लीडिंग कोफिशिएंट? इसको। अब खुद गौर से देखो, है ना, और अंदर दिमाग में कैलकुलेशन बनाओ। अगर ये ए पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay वाला ग्राफ बनेगा ये, है ना, प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस में आएगा, है ना। तो अगर ये केवल इस ए पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है ना, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, और अगर ये ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। ये लिखते जाना साथ के साथ। अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि इस पे सवाल हम नहीं करेंगे, लेकिन बस आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है ना, जिसे दिमाग में बना रहे बस। जिसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी, तब जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुरू करेंगे तब ये फिर से आएंगे और तब बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो तब हम अच्छे से समझेंगे, अभी हम केवल आइडिया ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लीडिंग कोएफिशिएंट जिसको बोला था मैंने, अगर पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोलास बनेंगे, जैसा कि तीन फिगर जो दिख रही है तुमको उन तीनों में है ये। अब और क्लासिफिकेशन करूंगा इसका मैं, तो अगर ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, एक पे तो ये डिपेंड करता है। फिर बात आती है ना, जो एबीसी के डिफरेंट केसेस हैं उनमें ना हमने 6 पार्ट्स में तोड़ा है इस ग्राफ को, है ना। 6 डिफरेंट शेप्स पॉसिबल हैं। शेप्स तो वैसे शेप तो एक ही होती है, पैराबोला ही है ना। ये शेप लिखना गलत हो गया वैसे, यहाँ शेप तो पैराबोला ही है, लेकिन लोकेशन ऑफ दैट पैराबोला, है ना, कि कहां बनेगा वो पैराबोला,
उसके अकॉर्डिंगली हमने 6 केस बनाए हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से? हाँ पहले एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में आ रही है सबको, जो जो बोल दिया मैंने, है ना? ठीक है, ओके। तो अब ये 6 केस हैं तुम्हारे स्क्रीन पे, है ना? 6 केस कौन कौन से हैं? जो ऊपर वाले 3 केस हैं वो तीनों ए पॉजिटिव के लिए बने हुए हैं। जो नीचे वाले 3 केस हैं वो तीनों ए नेगेटिव के लिए बने हुए हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो ये पहले ही बता चुका हूं मैं। अब ये तुमने सुना हुआ है इसीलिए मैंने लिख भी दिया है। जो डी होता है, ये डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर अब इसमें क्लासिफाई किया हमने, अगर डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ जो पैराबोला का बनाया है तुमने वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा अलग अलग जगह। तो फिर ऐसा बनेगा, है ना? या ऐसा बनेगा। तो अब समझो इसको कि अगर ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, ए मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकाला पॉजिटिव आया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, ओपनिंग अपवर्ड और एक्स एक्सिस को 2 बार काटता हुआ। क्लियर हो गई बात? और अगर ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा लेकिन 2 बार ही काटता हुआ, क्योंकि डी पॉजिटिव है तो 2 बार काटता हुआ ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा पैराबोला बनेगा। क्लियर होगी बात, है ना? बस और ये वाली चीज ना शायद 10th में भी पढ़ी होगी तुमने। 10th में भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनवाता है, उसमें आर डी शर्मा में 10th में भी दिया हुआ है। पहले से ही, मतलब बहुत पहले से चल रहा है, मतलब ये, है ना, चीजें पता नहीं होती हैं बस, लेकिन है थी हमारे कोर्स में बहुत पहले से ही। ठीक है, चलो आगे। ए पॉजिटिव है लेकिन डी जीरो आ जाए, ए पॉजिटिव है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा, है ना? अब एक चीज और इन्वॉल्व कर रहा हूं यहां मैं। अब तुमको पता होगा जब डी पॉजिटिव होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तुमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, अगर डी पॉजिटिव होता है तो उसके रूट्स के बारे में कुछ बोलते हैं। क्या? ये उसके रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं, मतलब रियल एंड अनइक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो ये जो ग्राफ में दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस को काटने वाला, ये हमने ग्राफ बनाया था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। और ये x1 x2 क्या है कि जहां ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है मतलब वहां पे y जीरो है ना? मतलब x को अगर मैं इसके अंदर x1 डाल दूं इस इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, है ना? तो ये x1 x2 क्या है? ये x1 x2 उस क्वाड्रेटिक कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही हैं जो तुमने पहले पढ़े हुए हैं, है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं ये। तो अगर डी पॉजिटिव होता है तो 2 अलग अलग रूट्स आते हैं, और डी जीरो होता है तो 2 सेम रूट्स आते हैं। तो ये डी पॉजिटिव वाला केस और ये डी जीरो वाला केस, ये पैराबोला टच करके निकल जाएगा, दोनों सेम जगह काटेगा, ऐसा बोल दो, है ना? पैराबोला काट रहा है 2 जगह लेकिन वो दोनों सेम जगह है, मतलब टच करके निकल गया है ना? तो टच करके निकल गया तो वो x1 x2 बराबर हो गए। ठीक है, ये दूसरा वाला केस हो गया। ऐसे ही अगर a नेगेटिव होता और d जीरो होता तो नीचे वाला केस हो जाता, ओपनिंग डाउनवर्ड बनता लेकिन टच करता हुआ बनता x एक्सिस को। तो ठीक है, ये वाला केस हो गया। फिर थर्ड वाला केस, अगर a पॉजिटिव है लेकिन d नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये भी पढ़ा हुआ है तुमने। डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, है ना? ये याद होगा, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मतलब रियल रूट्स नहीं होते हैं। हमको इससे मतलब है अभी कि अगर हम ग्राफ बनाएं और इस केस का, डी नेगेटिव वाले केस का, तो वो एक्स एक्सिस को काटना नहीं चाहिए, खत्म होगी बात। अगर काट देगा तो रियल रूट्स हैं उसके, को काटना नहीं चाहिए, है ना? तो काटना नहीं चाहिए तो कैसा बनाएंगे? तो ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड और काटना नहीं है तो ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा, ऐसा केस बनेगा।
और अगर ए नेगेटिव है और काटना नहीं है तो ये वाला केस बन जाएगा। तो ये 6 केस हैं। कौन से केस कब 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 बनता है तो वो तुमको पता होना चाहिए, है ना। अब मैं अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं तो उसमें तुमको पहचानना आना चाहिए कि इन 6 में से कौन सा वाला बनने वाला है। क्या चेक करना है तुमको? ए और डी, ये दो चीज चेक करनी है बस तुमको। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव पहला केस, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव चौथा केस। अगर अब नाम दे दो इनको, क्योंकि अभी मैं आगे नाम यूज करूंगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, याद रखना ये वाले नाम दिए हैं। इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये नाम दे रहा हूं मैं। तो अगर ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव 1, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव 4, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव 4, ए पॉजिटिव डी 0 2, ए नेगेटिव डी 0 5, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव थर्ड, और ए नेगेटिव डी नेगेटिव 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ और थोड़ी सी चीज और जाननी है हमको। देखो ये जो पहला वाला केस है जो फिगर 1 में बना हुआ है ना, फिगर 1 वाला जो बना हुआ है, फिगर 1 में जैसे y की वैल्यूज बोलूं मैं, है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बना हुआ है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बना हुआ है। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी, जैसा फंक्शन टाइप का चीज है बस ये, है ना। तो जो ये पहला वाला केस है, इसमें जो ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस के ऊपर भी है ग्राफ और नीचे भी है ग्राफ, है ना। नीचे की तरफ भी है ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ है ये वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट ये दो है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और y की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी कभी। कुछ x हैं जिनके लिए y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। x की वैल्यू ऐसी डालूंगा मैं, ऐसी पॉसिबल होंगी इस केस में, जिसमें y की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। जैसे ये ग्राफ है, ये यही वाली कैटेगरी का ग्राफ बनेगा इसका, है ना। निकाल के देखोगे ए पॉजिटिव है, डी भी निकालोगे डी भी पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसमें कुछ एक्स की वैल्यू होंगी जब ये पॉजिटिव आएगा और कुछ एक्स की वैल्यू होंगी जब ये नेगेटिव भी आएगा। जैसे अगर 0 डालूं इसमें मैं, एक्स को 0 डालूं तो 2 आ जाएगा, ये मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब एक्स की वैल्यू है जिसपे पॉजिटिव आएगी वाई की वैल्यू। ऐसे ही एक्स को डालो 3/2, डाल के देखो 3/2, तो 3/2 डालोगे तो नेगेटिव आएगा ये, है ना। 3/2 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, डाल के देख सकते हो, है ना। ठीक है, 3/2 डालेंगे नेगेटिव आएगा, मतलब कुछ एक्स की वैल्यू होंगी जो नेगेटिव होंगी। हमको ग्राफ से क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल से जरूरी नहीं है। ग्राफ में एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है वहां पे y की वैल्यू नेगेटिव है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है वहां पे y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है। तो कुछ x के लिए y पॉजिटिव और कुछ x के लिए y नेगेटिव भी होगा। ये केवल पहले वाले केस में होता है या दूसरे वाले केस में होता है। दूसरा वाला बोल रहा हूं, चौथा वाला, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ वाले ग्राफ को हाँ, कहां तक सुना भाई? ये बीच में बंद हो गया था।
कहां तक सुना सब लोगों ने? जल्दी बताएं। सब लोग कनेक्टेड हैं या नहीं है? डिस्कनेक्ट हुआ था अभी। कुछ पता नहीं चल रहा है पार्थ। हाँ हाँ ठीक है। अब सबको सुनाई दे रहा है ना? कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। चलो शुरू करते हैं वहीं से जहां पे अभी छोड़ा था मैंने, है ना? तो हाँ, फर्स्ट और फोर्थ ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब आ जाओ सेकंड वाले ग्राफ में, और है ना, सेकंड वाला या फिफ्थ वाला, है ना? तो सेकंड वाले ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना? पूरा ग्राफ या तो टच कर रहा है, मतलब या तो जीरो होगा या ऊपर निकल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ नहीं है, तो इस वाले केस में y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, या बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव आएगी y की वैल्यू हमेशा। जो सेकंड वाला केस है उसमें y की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, है ना? हमेशा ऊपर ग्राफ है, जीरो हो सकता है, जीरो इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, है ना? तो ये वाला केस एक वो है, जैसे जब इक्वल रूट्स होते हैं तो y हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना? वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर ये वाला केस है ना? ये वाला केस है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वही x माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का, है ना? ऐसा कुछ होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। तो ये हो गया सेकंड केस। सिमिलरली फिफ्थ केस में पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसमें हमेशा y की वैल्यू नॉन पॉजिटिव मिलेगी, मतलब y ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना? फॉर ऑल x y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी y की। ऐसा ग्राफ है ये। जैसे एक ग्राफ में अगर बनाऊं ऐसा, तो जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको चेक कर लेना, है ना? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस वन, ऐसे वन, नहीं नहीं, ये प्लस, हाँ हाँ, जैसे ये ग्राफ बनाऊं अगर, ये इस कैटेगरी का ग्राफ, इस कैटेगरी का नहीं, सॉरी इस कैटेगरी का, ये सॉरी इस कैटेगरी का है ना? इसमें जैसे ऐसे बना सकते हो, चलो इसी कैटेगरी का देना है तो एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ये इस कैटेगरी का ग्राफ है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ये निकाल के देखोगे, ए लेस देन जीरो है इसका, और डी जीरो है, निकाल के देखोगे तो ये इस कैटेगरी का ग्राफ है। तो अगर मैं बोलूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस माइनस फोर इक्वल टू सेवन, क्या आंसर आएगा इस इक्वेशन का? तो बिना निकाले बोल सकते हो कि कुछ नहीं आएगा, है ना? बिना निकाले बोल सकते हो इसका कोई आंसर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये हमारा फिफ्थ कैटेगरी का है, तो इसकी वैल्यूज हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, अदरवाइज तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इक्वल टू सेवन तो ये कभी नहीं हो सकता, वरना चेक कर सकते हो निकाल के। लेकिन अभी हम क्या जान रहे हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो खाली इस इक्वेशन को देख के बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसी अगले अगले में ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जीरो भी नहीं होगा अब तो ये, है ना? तो अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो वो जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे x को कुछ भी डाल लो। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये वाले दोनों केस, मतलब ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर ये वाला भी ऐसी सिमिलरली। अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर बनता है, और अगर ऊपर ही ऊपर बनता है तो हमेशा किसी भी एक्स पे वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना? अभी हम बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ऐसी अगर ये वाला बात करूं, सिक्स्थ वाला, अगर a नेगेटिव है और d नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही नीचे बनेगा, मतलब ऑलवेज नेगेटिव।
ना, y इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू r। बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना। तो इससे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब हम धीरे से बढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ, है ना। ये वही चीज लिखी है जो अभी एक्सप्लेन की है मैंने, है ना। तो अगर उतारना है तो ठीक है, रोक देता हूं, वरना मैं आगे बढ़ूं, है ना। उतारना नहीं होगा, वैसे उतारना है, कुछ लिखना है, नोट्स लिखने हैं ये, बताओ तो फिर मैं ऐसे रोक दूंगा यहाँ, लिख लेना नोट्स बनाने हो अगर, वरना आगे बढ़ जाते हैं। बताओ जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा। बाकी सब बता दो कि अगर किसी को लिखना हो तो इस, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके अपना खत्म करो, है ना। तो नोट्स भी बन गए, तो इसीलिए ये बनाए हैं, ऐसा मान लो कि अपना खाली समझने समझने पे ध्यान दो, नोट्स तो पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर अब आगे बढ़ा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ये वाला ले लो, जल्दी से ले लो। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं। अब आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, है ना। तो वही है, नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0। तो अगर ग्राफ से देखें तो जहां ग्राफ को कट, एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, वो वाली 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, तो सॉल्व करने का मतलब वो वाली एक्स की वैल्यूज जिनके लिए ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर ग्राफ से देखो तो वही वाली वैल्यूज जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो, उनको बोल रहे हैं वो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा कर दें अगर, कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वैनिसेस, है ना, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये हो गया, वो वाली एक्स की वैल्यूज निकालनी है जहां पे ये 0 हो जाएगा, है ना। तो दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आर नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको पहले से पता है। लेकिन एक अंतर होता है रूट्स में, और वो जो अभी ग्राफ में बताया ना कि ग्राफ जहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो वाली वैल्यूज में, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अंतर है। तो जो ग्राफ में आता है ना, वो रियल रूट्स आते हैं हमेशा। तो रूट्स को दो कैटेगराइज किए, है ना, रूट्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रियल रूट्स, है ना, और एक इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, तुमको पता होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, ये दो तरीके के रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कैसे कैसे कब कब आते हैं धीरे धीरे बताऊंगा अभी हम, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए वो 0 हो जाएगा। तो वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जो ग्राफ से पता चलेगा वो केवल रियल वाली पता चलेंगी, इमेजिनरी वाली ग्राफ से नहीं पता चलेंगी। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि रूट्स वो होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, नहीं, वो तो रियल रूट्स होते हैं, है ना। ये याद होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कई किताबों में ये गलत भी लिखा होता है ना, बहुत सारी किताब हैं ऐसी कि रूट्स वो होते हैं जहां पे अगर ग्राफ बनाओ वो एक्स एक्सिस कट कर जाए, नहीं, वो तो रियल रूट्स होते हैं। रूट्स तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। वो कौन सा वाला केस, तो किस वाले केस में, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं हमेशा, वो दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। तो ये वाले जो हमने ग्राफ पढ़े, इसमें दोनों रियल रूट्स हैं, इसमें दोनों रियल हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं, इसमें भी दोनों रियल हैं, इसमें भी दोनों रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, लेकिन इस केस में इमेजिनरी रूट्स हैं, ये इमेजिनरी वाला केस है। इन दोनों केस में रियल रूट्स एक भी नहीं है, मतलब इन दोनों केस में इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे। तुमको पता भी है कि जब डी नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो इन्हीं दोनों केस में डी नेगेटिव है ना। तो रूट्स और रियल रूट्स में फर्क ये होता है बस, है ना। ठीक है, एक टर्म होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है,
वही चीज, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ कट रहा है, या पॉलिनोमियल में ऐसी एक्स की वैल्यूज जो उसमें डाल के जीरो हो जाए वो, है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रियल होता है हमेशा, रियल रूट्स को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स को नहीं बोलते हैं। कोई पॉलिनोमियल लिख दिया तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना, इक्वेशन का रूट्स, रियल रूट्स, है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है चलो, है ना, ये वाली चीज थोड़ी थोड़ी हमने जान ली, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया हमको। अब आते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने का तरीका है, वो दोनों तरीके हो सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड भी और एक अलजेब्राइक मेथड भी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करते हैं हमारे लिए यूजफुल ये वाला मेथड है अलजेब्राइक। ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है ना, उतना चीजें फंसनी भी शुरू हो जाती हैं उसमें, है ना। तो जब हम थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा हमारा चैप्टर का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला भी पार्ट है, वो क्या होता है, तो जब वो वाला डील करेंगे तब हम ग्राफिकल पे आएंगे फिर से वापस में। अभी हम फिर से अपना जो ज्यादा हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, जो पढ़ रहे थे मतलब ऐसे मान लो तुमने 12th तक जो कुछ पढ़ा हुआ है वो यही वाला पार्ट है जो अब शुरू हो रहा है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ डीलिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ग्राफ की बात नहीं करेंगे, तो ग्राफ की बात नहीं करेंगे तो सीधे अब x की वैल्यूज निकालनी है इस इक्वेशन में। तो तुम्हें पता है a नॉन जीरो है, a से डिवाइड किया, इक्वेशन ये बन गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, है ना, तुमने सबने ये किया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला कंसेप्ट होता है ये। तो ये जो x के साथ लिखा हुआ है इसका आधा मतलब b बाई टू ए का होल स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, है ना। जो x के साथ लिखा है उसके आधे का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया और इस c बाई ए को लेफ्ट की राइट की तरफ ले गए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो ये जो LHS में ये मैंने क्यों किया, मतलब सबसे पहले तो ये इसलिए किया, ये होल स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए किया है बस ये। तो विच इज इक्वल टू, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो अब स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस में दो वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस बी बाई टू ए की प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर और नीचे इसका 2a हो जाएगा अंडर रूट, तो 2a हो जाएगा। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको इधर लाए, ये बन गया। तो तुमने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है ना। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है और क्या नाम होता है इसका, है ना, इसको एक नाम बोलते हैं श्रीधराचार्य प्रिंसिपल, है ना। रूट्स निकालने का कौन सा प्रिंसिपल है, ये श्रीधराचार्य प्रिंसिपल। तो कौन से होते हैं रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक ज्यादा महत्व है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में, इसको एक अलग से नाम दिया हमने डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, नीचे लिखा हुआ है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। इसका थोड़ा सा ज्यादा महत्व है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले रूट्स हमने लिख दिए अलग अलग, नाम दे दिए, एक अल्फा एक बीटा। तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, चीजें तुम्हें पता है। आगे वही चीज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का ये महत्व है कि बिना रूट्स निकाले खाली डी से बता सकते हो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, ये रियल होंगे या बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, है ना। ये केवल डी निकाल के बता सकते हो तुम, है ना, रूट्स नहीं निकालने पड़ेंगे, इसलिए, है ना, डी which is b square minus 4ac is called the discriminant of quadratic equation and plays a very vital role in deciding the nature of roots without actually determining the roots। ठीक है, तो अब वही वाले केस लिख लेते हैं, है ना, कौन कौन से केस हैं, है ना, ग्राफ में भी देखते रहना बस उनको क्या है, ये जो पहले से तुमको याद भी है। अगर d पॉजिटिव होता है ना, रूट्स भी देखते रहो, ये रूट्स थे। अगर d पॉजिटिव होगा, d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी और रियल आएंगी, है ना, दिख रहा है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रियल आएगा। देखो अंडर रूट के अंदर बस d लिखा हुआ है,
तो यही डिसाइड करेगा कि ये रियल बनेगा या इमेजिनरी बनेगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो इमेजिनरी बन जाएगा, है ना, बस वही है। तो डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ फिगर को जो हमने बनाई थी, ये फर्स्ट और फोर्थ फिगर में होता है बस। ऐसे ही डी जीरो होगा तो वो टच वाला केस, मतलब सेकेंड और फिफ्थ वाली फिगर, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल, है ना, इक्वल को हम कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं, ये दोनों रूट्स सेम हो गए। अब जैसे कभी आएगा बताओ रूट्स रियल होंगे, क्या कंडीशन होगी, तो दोनों कंडीशन में रियल होते हैं रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लगाएंगे, है ना, डी ईदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो इंप्लाइज द रूट्स आर रियल, है ना। ठीक है, समझ गए बात। अब आ जाते हैं डी नेगेटिव वाले केस पे। डी नेगेटिव वाला केस इसमें लिखा ही नहीं, वो कहाँ गया, चलो ये वाला पेज मिस हो गया इसमें से, चलो कोई नहीं, मैं डी नेगेटिव वाला केस मैंने फिर से लिखा हुआ है बाद में, उसमें फिर से बता दूंगा। तो अगर डी नेगेटिव होता है तो अगर डायग्राम के अकॉर्डिंगली बोले, फिगर के अकॉर्डिंगली बोले, तो थर्ड और सिक्स्थ फिगर उसमें डी नेगेटिव था, और डी नेगेटिव में इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ये याद कर लेते हैं, डी नेगेटिव में इमेजिनरी रूट्स होते हैं और वो थर्ड और सिक्स्थ फिगर को करस्पॉन्ड करता है, इतना बहुत है ना। अभी दोबारा आएगा उसमें और चर्चा हो जाएगी। अब एक ये है ना, ये कुछ, अच्छा एक पेज यहाँ कहाँ गायब हो गया, ये पेज गायब हो गया है यहाँ से, तभी तो, एक मिनट रुको, मैंने चलो ठीक है, वैसे चीजें ये आती हैं क्योंकि मैं फिर ये अभी उसको लाने में फोटो वोटो खींच के फिर पीडीएफ में डालने में टाइम लग जाएगा, तो चीजें आती होंगी, है ना। तो अभी हम बहुत वो वाली चीज कर ही नहीं रहे हैं जो तुमको नहीं आता है, जो जो आता है वही कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक चीज है ना, कहाँ गया, हाँ, अब इसके बाद हम वो कर रहे हैं कि एक रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। कहाँ रख गया? पता नहीं कहाँ चला गया, चलो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और रूट्स, तो इसको बता देता हूं जल्दी से कि तुमको याद होगा कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अगर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, है ना। ये तुम्हें पता है, जो नहीं पता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे आ जाएगा, है ना, ये तो हमको पहले से पता है। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो अगर सम ऑफ रूट निकालना होगा तो विदाउट एक्चुअली डिटरमाइनिंग द रूट्स मैं सम निकाल सकता हूं, है ना, माइनस बी बाई ए, है ना, जो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट वाला टर्म, एब्सोल्यूट वाला टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो है ना, आगे क्या है, जब तुमको रूट्स ना पता हो, केवल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है बस हमको, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं, और तुमने बनाई भी होंगी ये। तो अगला चीज वही है, हेंस वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स आर नोन। तो अगर सम और प्रोडक्ट पता है तो सीधे इक्वेशन लिख देंगे। तुमको पता है क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर, है ना, ए से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है, तो इसको मैं माइनस सम ऑफ रूट्स बोल सकता हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे एक ये दो एग्जांपल करते हैं पहले, है ना, कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके कोएफिशिएंट रेशनल होंगे और एक रूट उसका 10π/8 होगा, है ना। तो 10π/8 होगा, ये ना क्वाड्रेटिक से कम ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा है, लेकिन ठीक है बनेगी क्वाड्रेटिक, इसलिए क्वाड्रेटिक में भी पूछ सकते हैं। 10π/8 आज नेटवर्क इनका ज्यादा परेशान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, 10π/8, 10π/8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट हो ये 10π/8। तो हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसमें मैं थीटा को π/8 डाल दूं, अगर इसमें थीटा को दोनों तरफ π/8 डाल दूं, तो LHS क्या बनेगी, LHS बनेगी 10π/2π/8 मतलब π/4। LHS तो ये बनेगी इक्वल टू, इसको tan थीटा ही लिखा रहने दो, है ना। 2 इस tan थीटा की जगह अगर मैं x लिख दूं तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, वो 10π/8 ही है ना। 10π/8 की जगह तो x लिखा हुआ है तुमने, तो बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 10π/4 की वैल्यू तुमको पता है, इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आएगा, 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 10π/8 है ना। समझ में आ गया? नहीं नहीं, -2 1 कहां से आ गया, नहीं नहीं, x की वैल्यू नहीं, इसके फैक्टर होंगे ही नहीं वो -2 1 वाले, वो नहीं है। इसके निकाल के देखो, इसके निकाल के देखो तो वैल्यू जो आएंगी वो जैसे -2 प्लस माइनस √4 प्लस 4 अपॉन 2, वो जो तुम निकाल रहे हो वो गलत है ना। तो -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, ये आएंगी वैल्यूज। तो तुमने चेक भी कर लिया तो ये आई -1 प्लस माइनस √2 है वैल्यूज इसकी, इस क्वाड्रेटिक की। तो इसकी जो 10π/8 की वैल्यू है ना, वो ये वाली होती है √2 - 1। ठीक है, उससे हमें डील नहीं करना था, है ना। तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स, जिसका एक रूट ये हो। तो मैंने क्या किया, 10π/4 की वैल्यू यूज करी, मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के बस उसमें x को π/8 डाल दिया और 10π/8 की जगह x लिख दिया, तो वो क्वाड्रेटिक बन गई, खत्म होगी बात। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऐसे ही
अगला लिखा जाए, बताओ एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट हो cos स्क्वायर पाई बाई 8। बताओ क्या यूज करोगे, निकाल के बताओ। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट है cos स्क्वायर पाई बाई 8। बनाओ। आंसर बताओ, एक्स क्वाड्रेटिक क्या आएगी वो, आंसर बताया जाए क्वाड्रेटिक क्या आएगी। 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, किसने बोला ये, श्रेया ने या सूर्यांश ने? सूर्यांश ने। सूर्यांश का जवाब है ये। कैसे निकालें? बस सूर्यांश का आंसर आया है। बाकी किसी की समझ में आ भी रहा है या नहीं? बताओ भाई, cos 2 थीटा का डायरेक्टली लगाओगे तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसमें तो cos स्क्वायर थीटा की जगह x लिखोगे, तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी वो तो। हम्म देखो, अगर तुम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा को डाल दें पाई बाई 8, तो ये तो cos पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की जगह x लिख दें, क्योंकि रूट यही बनाना है, cos थीटा नहीं बनाना है, रूट cos पाई बाई 8 नहीं बनाना है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 बनाना है। तो 2x माइनस 1, तो ये तो लीनियर बन गई, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू ही आ गई इसकी, तो ये तो x की वैल्यू ही आ गई यहाँ से। तो क्या करें?
क्या करें? आसान है, जल्दी बताओ। तुम्हें क्वाड्रेटिक बनानी है। मेरी आवाज आ रही है सबको, या मतलब क्या हो गया, आवाज जा रही नहीं जा रही है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? भाई क्या हो गया? अंकिता, अंकिता, श्रेया और पार्थ, क्या हो गया बेटा? कुछ आ क्यों नहीं रहा है? भानु, कोई रेस्पॉन्स नहीं? बंद तो नहीं हो गया कुछ? चालू है भाई। नहीं आ रहा? तो देखो, ये ठीक लिखा है, तो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। हमको जो आंसर चाहिए रेशनल टर्म में चाहिए, तो एक काम करो, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दो, खत्म होगी बात, बन गई क्वाड्रेटिक, खत्म। पता नहीं क्या सोच रहे थे। 4x² क्या बनेगा? -+1 और क्या, -4x = 1/2। मल्टीप्लाई कर दो 2 इधर, तो 8x² + 2 - 8x = 1। तो 1 को इधर ले जाओ, तो यही आंसर आ जाएगा जो इसने अभी सूर्यांश ने दिया था। 8x² - 8x + 1 = 0। आया नहीं आया अब? हम्म, तो क्वाड्रेटिक बना नहीं है यार, मतलब तुम्हारे पास लीनियर है। अब देखो, तुम ऐसा भी सोच रहे होगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2x - 1 1/√2 आया था, 1 को इधर ले जाते, अब होल स्क्वायर कर देते, है ना, तो भी आ जाता। कुछ तो क्वाड्रेटिक आती है, x² = समथिंग। तो लेकिन उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो रेशनल नहीं होते, तो जो पहले ही बोला हुआ है कि कोफिशिएंट रेशनल होने चाहिए, तो मैंने 1/√2 राइट में रखा और होल स्क्वायर कर दिया, है ना, तो रेशनल बनेंगे रूट्स, मतलब वो कोफिशिएंट 8 8 1, है ना, वैसे √2 √2 आ जाता है इसके अंदर, तो इसलिए नहीं किया था बस। ठीक है। वाइट बोर्ड, अच्छा। हाँ, cos 36, बताओ, ये एक रूट होना चाहिए। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी जिसका एक रूट होगा cos 36? भाई ये पिछला वाला समझ में आया सबको? जैसे सबका रिप्लाई आया नहीं है, चैट बॉक्स यूज किया करो। ऐसा लगता है कभी कभी तो मतलब सब यूज कर रहे होते हैं, कभी कभी सब खाली बैठ जाते हैं। हाँ, ठीक है, cos 36 पे आ जाओ। cos 36 हो रूट, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
तो याद है, ये याद होगा तो ही आएगा। याद है किसी को कुछ? cos 36 कैसे बनाते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक का तो है ही नहीं ऐसा मानो। सोच के देखो चलो, मतलब तुम्हारे पास अच्छा टाइम भी नहीं है वैसे। चलो एक काम करते हैं फिर, इसको होमवर्क की तरह लिख लो। cos 36, cos 36 की वैल्यू निकाल, मतलब वैल्यू नहीं निकालनी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट cos 36 हो। इसको होमवर्क की तरह लिख लो। और वो होमवर्क तो तुम्हारे पास है ना? क्या तुमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया हमने?